ये बच्चों हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कि जूम पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है इस लेक्चर की। अगर सही हुआ तो फायदा हो जाएगा आपको। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 0 ए पार्ट, इसमें बताओ डाउट्स। ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझे हम। वैसे वी आर नॉट सपोज टू नो इट इन डिटेल। ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग बस ये होता है बच्चों, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वाटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं इकट्ठे। जैसे हम कहते हैं ना 0 डिग्री कैसा टेम्परेचर है जहाँ पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 100 कैसा है जिसपे वाटर और स्टीम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे हम वाटर को तीनों स्टेट्स में रख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? प्रेशर चेंज करके, राइट। अगर नॉर्मल प्रेशर रखेंगे तब तो ऑब्वियसली 0 और 100 अलग अलग ही हो गए, बट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ऐसा किया जा सकता है कि तीनों एग्जिस्ट करें। हाँ वही, मतलब हमें उसकी कोई डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए तो इट इज एज गुड एज एनी टेम्परेचर, राइट। तो मतलब यू आर नॉट इवन रिक्वायर्ड टू नो कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। अंडरस्टूड? एब्सोल्यूट 0 इज 0 केल्विन। एक मिनट, स्टेप वाइज। एक्सरसाइज 0 में तो डन ना, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट इज डन। क्या हो गया? हाँ जी, बी पार्ट। फिफ्थ में कुछ कह रहे हो? हाँ माइनस आएगी, ठीक है, मतलब शॉर्टेंड है ना। तो जो आप डेल्टा एल पुट करोगे वो नेगेटिव पुट करोगे। यू विल पुट डेल्टा एल एज -1 mm। उससे आपका डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, राइट। तो अब डेल्टा टी अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा टी होता क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आपका वो टी इनिशियल अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, राइट। नहीं मतलब ट्रिपल पॉइंट है ना, मतलब इस पे तो फ्रीजिंग नहीं, सब कुछ ही है। आपको तो बस 24.57 को कन्वर्ट करना है। आपको तो एम ही लिखा है उन्होंने, आपको ट्रिपल पॉइंट का थोड़ी कोई काम है। आपको तो दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं जिसको आपने कन्वर्ट करना है ना। कोई बात नहीं, माइनर फर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ बच्चों, अब जो आपके एग्जाम्स हैं जैसे जेई मेंस और आईआईटी, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वहां पे ना जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है कि भाई आपको जो आंसर है वो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, ठीक है। तो वहां पे जब वो सिचुएशन आएगी वी विल सी, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे तब ध्यान से निकालना होता है हमें। उस केस में तो रादर क्या होता है कि उन्होंने ना जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे मान लो पाई यूज हो रहा है या कुछ भी यूज हो रहा है, उसकी वैल्यूज भी दी होती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई कोई 3.14 यूज कर रहा है उसका अलग आ गया आंसर, कोई 22/7 कर रहा है उसका अलग आ रहा है। तो वो सारा बता देते हैं कि भाई ये वैल्यूज यूज करो और फिर इनको यूज करके जो आंसर आ रहा है उसको सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालो, या मतलब जो भी मैक्सिमम सेकंड प्लेस होता है, कई बार 1 प्लेस भी हो सकता है, कई बार वो डेसिमल में जाते ही नहीं, सिर्फ इंटीजर में ही बोल देते हैं कि निकाल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो फर्क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट वो फर्क बहुत छोटा होगा। अगर थोड़ा सा भी बड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना, मतलब वेरीफाई जरूर करना है आपने मेरे से। अच्छा, मतलब इनफैक्ट इन्होंने एक एक आंसर दिया ही नहीं हुआ है ना। नियॉन के लिए भी मतलब केल्विन में भी आना चाहिए, और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मतलब केल्विन ही सेल्सियस, वो दो दो आएंगे आंसर, एक एक मिसिंग है ना। वो लिख ही लो रादर। नियॉन का दूसरे वाला क्या आता है? माइनस
-248.443 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 69.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, वेरी क्लोज, ठीक है, ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज 1। हाँ सॉरी, एक्सरसाइज 0B पार्ट, हाँ। 8th क्वेश्चन अगर नहीं हुआ मैं भी करवाऊंगा, डोंट वरी। 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th में क्या करना है आपको, बस मतलब क्या सिचुएशन है उसमें आपको ऐसे कहा है कि मतलब पहले तो ऐसे रखी हुई है, इस साइड से तो उन्हें क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। अब बोला है कि बाद में दोनों के फ्री एंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो कैसे निकलेगा? एक की फाइनल लेंथ माइनस दूसरे की फाइनल लेंथ, है ना? समझ गए ना? कुछ 9th अगर नहीं हुआ अभी मैं करवाऊंगा, 8th 9th कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ 10th भी अभी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ नहीं अभी करेंगे। 12th अगर 12th अभी ट्राई करो, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मतलब आज हम उस मतलब कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा और हिंट मिल जाए, बट अभी कीप ऑन ट्राइंग। 12th क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, आज हम जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 0B पार्ट 13th क्वेश्चन। चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल। थर्टींथ का आंसर गलत आ रहा है क्या बच्चों? डेल्टा एल निकालना है आपको, एल 4.24 गिवन है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा टी तो आपका 200 ही है, चाहे आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो चाहे केल्विन में करो, आपको तो डेल्टा टी निकालना है ना। चेंज इन टेम्परेचर तो सेल्सियस में भी 200 है, केल्विन में भी 200 है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? समझ गए बच्चों? आंसर आई बिलीव ठीक होगा, हाँ? हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1A पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अभी। और 10th क्वेश्चन, 10th तो वो बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, करना तो सब कुछ वही है। मतलब बेसिकली आप ये मान लो कि कोई नया टाइप का थर्मोमीटर है जिसमें एक रीडिंग 80 है एक 90 है, उस तरह से बस सॉल्व करना। हाँ नहीं, वाई यूनिटरी मेथड आप बिल्कुल वैसे करो ना जो हमारा तरीका है। सी आपको उसके वो दे दिए ना, जो उसके दो एक्सट्रीम्स हैं वो 80 और 90 हो गए, तो आप तो बिल्कुल वैसे ही करो, T - 80। आपको R ढूंढना है ना, नहीं R ढूंढना है, क्या ढूंढना है? 86, हाँ 86 - 80 over 90 - 80 राइट इज इक्वल टू T - 0 by 100।
वही वाला रिजल्ट, ठीक है। मतलब बस ये मान लो आप कि ये कोई नया टाइप का थर्मोमीटर है जिसमें वो यूनिट्स रेजिस्टेंस के कर सकते हैं, बट सी एक बात समझो बच्चों, 11th 12th में ना आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होगा याद करने वाला, ठीक है। तो हम कोई नया मेथड वहां सोचें जहां पे उसकी एक्चुअली जरूरत है। मतलब अगर अगर हमें ये बाद में याद रखना पड़ता है कि भाई थर्मोमेट्री के सारे क्वेश्चंस सिर्फ एक फॉर्मूला से होते हैं, जो कि है जो मैंने आपको लिखवाया है ना, और कोई तरीका ही नहीं है, बस सीधा वो याद रखना है हमें। ए पार्ट डन। इलेवेंथ ये भी अगेन कोई नया थर्मोमीटर है, उसके ये आपको दे दिए। अब आपको क्या बोला है, करेक्ट टेम्परेचर, मतलब कोई ऐसा रीडिंग जहां पे इसकी, ऐसा टेम्परेचर जहां पे इसकी रीडिंग और सेल्सियस स्केल की रीडिंग सेम हो, है ना। हाँ जी, वही तो बताना है, वही तो बताना। जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मतलब क्या रिजल्ट बन जाएगा आपका, मतलब ये जो रीडिंग दे रहा है और सेल्सियस स्केल जो रीडिंग दे रहा है वो सेम दे रहे हैं, तो दोनों में टी आएगा। ठीक है, समझ गए 11th। बी पार्ट, अच्छा तो मैंने बोला ही नहीं था, है ना। तो दिस इज डन नाउ। ओके, तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी बोले हैं ना कि अभी अभी होंगे बाद में, इसका मतलब ये है कि मतलब आपने फिर आज घर जाके उनको ट्राई करना है, कुछ कुछ हिंट्स मिल जाएंगे आपको आज की वो कैसे करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, राइट, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। अब बच्चों हमें थर्मल एक्सपेंशन की फर्दर एप्लीकेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो वन सच प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज कि जब कोई बॉडी की थर्मल एक्सपेंशन होती है, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इसमें जो मान लो रॉड है, ठीक है, अभी ऐसे रखी हुई है, जब ये एक्सपैंड करेगी तो ये किस तरफ को एक्सपैंड करेगी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये ऐसे एक मान लो कोई स्फीयर है, जब इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, हर तरफ से वो फैल जाएगा, समझ लो। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो अगेन ऐसा कौन से टाइप के मटेरियल्स में होता होगा, आइसोट्रोपिक, है ना, जहां पे हर तरफ सेम है। अगर आइसोट्रोपिक नहीं होंगे तब तो ऑब्वियसली अलग अलग हो सकता है कि भाई इस तरफ ज्यादा हो गया और दूसरी तरफ कम हुआ। तो जैसे मैंने आपको कहा था हम हमेशा आइसोट्रोपिक की ही बात करेंगे। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के केस में जो एक्सपेंशन होएगी वो हर तरफ सेम होगी, समझ आ रहा है, मतलब कोई कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं होगी। ये बात समझ आती है बच्चों। तो ये एक लाइन लिख लो, ये बस जो हम लास्ट टाइम लिख रहे थे ना वहीं पे मतलब नोट बना के लिख लो, इसकी कोई हेडिंग नहीं है अभी। देखो, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स the expansion is uniform in all
डायरेक्शंस। ये बात समझ आ गई जो? ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखते हुए एक एग्जांपल करते हैं। ये बच्चों एक शीट है, शीट के अंदर हमने दो सर्कुलर होल्स किए हुए हैं, एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ लेंथ्स आ गई, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। ठीक है, थिंक वेरी केयरफुली एंड आंसर कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनमें से कौन सी लेंथ्स बढ़ेंगी और कौन सी लेंथ्स कम होंगी? सब सोच लो एक बार ध्यान से। क्या होगा बताओ? ऑल विल इंक्रीज। व्हाई? क्या क्या हो रहा है? सारे ही 2 पॉइंट्स में सेपरेशन बढ़नी है ना? ऐसा तो है नहीं कि एक की बढ़ेगी और एक की कम होगी, सारी की सारी बढ़ेंगी। ये बात समझ आती है? नॉर्मली माइंड में ना ऐसा मिसकंसेप्शन आ जाता है कई बार, हमें लगता है कि ए बी तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो तो मटेरियल के अंदर है, बीसी हवा में है तो वो कम हो जाना चाहिए। नहीं, क्या हो रहा होगा? सारे बड़े हो रहे होंगे। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन को बच्चों विजुअलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो, आप सोचो कि ये मोबाइल में आपके पास फोटो है, आपने उसको जूम कर दिया, है ना? अगर हम उसको जूम करते हैं तो सारी लेंस बढ़ेंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कोई एक बड़ी हो जाएगी कोई एक छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो? नहीं मतलब अगर मान लो मैं लेट से मैं चलो एक ऐसे ले लेता हूँ, एक लाइन कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं पॉइंट जी। अगर मैं एक लिख दूं ए जी, ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर ए नीचे होगा थोड़ा सा, हाँ, तो ए बी में तो कम होगी सेपरेशन क्योंकि बी उसकी तरफ जाएगा। नहीं, जो आप कहना चाह रहे हो वही सेम चीज ए जी में भी कह सकते हैं। चलो, आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, लो मैं जी पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। अब हम जीबी की बात करें, ठीक है? अब जो बताओ इसको क्या होगा? ये भी इमेजिन एक फोटो है, जूम कर दिया आपने, तो क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। जो बीजी है उसके ऊपर भी तो वो डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी लगना है ना, राइट? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जितना ए बी बढ़ेगा उतना बीसी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, क्यों? वो तो डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में एल है तो उसके हिसाब से डेल्टा एल तो सबका अलग अलग आएगा। बट हाँ, ये पक्का है कि सारी लेंथ्स बढ़ेंगी। इफ ए बी इक्वल टू बी सी है, हाँ, तो ऑब्वियसली इक्वल बढ़ेंगे वो। अच्छा, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो इनफैक्ट हम ये लिखते भी हैं, व्हाट वी से इज कि थर्मल एक्सपेंशन is same as photographic enlargement। ठीक है,
ठीक है, प्लीज माइंड में रखना हमेशा ये ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। जब भी ऐसा कुछ आए ना, मेंटली सोचो आपने फोटो को जूम किया तो क्या होगा, बस उससे आंसर आ जाएगा आपका। राइट, क्लियर एवरीवन? ये कर दो ना बच्चों। तो आगे बच्चों अब हेडिंग दो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों हम अलग अलग अब सिनेरियोज में देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज डेंसिटी। तो बच्चों जब एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मास को क्या होगा, मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करो, एक बार आप खुद से ट्राई करो कि मान लो एक बॉडी की ओरिजिनल डेंसिटी रो नॉट है, तो मतलब जैसे हमने कल रिलेशन बनाए थे ना लेंथ का या वॉल्यूम का, जो भी, आप ऐसे ही डेंसिटी का रिलेशन बनाओ टेम्परेचर चेंज के साथ। बनाओ जो भी रिलेशन है, मतलब आप एक रिलेशन दो मुझे जो ये बताएगा कि मतलब आपके पास रो नॉट है तो कोई और डेंसिटी किसी और टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ट्राई करो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब हमने ए का टेम्परेचर बढ़ाया तो आप बी की डेंसिटी बताओगे? नो, ठीक है, एक मिनट, आपने उल्टा लिख दिया शायद। नो, अच्छा वो शायद बच्चों एक मिनट, मतलब मुझे जो आंसर चाहिए ना, मैं शायद मतलब आप मुझे ये बताओ, रो बाय रो नॉट, रो इज द न्यू डेंसिटी, रो नॉट इज द ओरिजिनल डेंसिटी, इसके हिसाब से निकाल के बताओ। ठीक है, नो, रो क्या है, रो डैश क्या है, मैंने क्या कहा, कैसे बताना, रो बाय रो नॉट। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, सौरभ को कहना कि
मेरी जूम आईडी पे ज्वाइन करके चेक करें रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। अगर कुछ डिटेल चाहिए तो मेरे से आके ले जाएगा, पासवर्ड वगैरह जो भी। नो ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ बच्चों देखो क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों प्लीज सुना करो, मैं क्या मतलब मैंने इतनी बार कहा कि ये चाहिए, फिर भी आप में से आधे लोगों ने मुझे रो नॉट अपॉन रो दिखाया। राइट, बी केयरफुल, ऐसी गलतियां आएंगी फिर आगे, है ना। बस इसमें तो आपको क्या करना था, सी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन नया वॉल्यूम, है ना। अब नया वॉल्यूम क्या होगा, m अपॉन जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। व्हाट इज m अपॉन v नॉट, न्यू और ओरिजिनल डेंसिटी। ओरिजिनल इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड करें ना, तो ये क्या आएगा, ओरिजिनल डेंसिटी। तो क्या बन गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है बच्चा, आप मैथ्स में सीखोगे कि दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, बट वी विल यूज दिस ओनली। दूसरा कौन सा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो आपने कर दिया उसको, चल जाएगा काम, बट ये बेटर आंसर है। ठीक है, नहीं वो रैशनलाइज भी कह सकते हो, रैशनलाइज करके वो जो स्क्वायर वाली टर्म बनेगी उसको निगलेक्ट कर दो। बट मतलब आप समझ रहे हो ना कि उसमें तो फिर एक अप्रोक्सीमेशन आ गई, ये तो एग्जैक्ट ही हो गया। नहीं तो एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, उससे भी कह सकते हो, बट एज आई सेड आपको ये चाहिए। समझ गए बच्चों। तो एक जो क्वेश्चन आपका डेंसिटी पे बेस्ड था वो हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो बच्चों ये आगे वाले चैप्टर्स में आता है, शायद आपने पहले सुना हो। नॉर्मली एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कैसे आया राइट नाउ इट इज नॉट आवर कंसर्न, मान लो ये होता है। ठीक है, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अब अगेन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, राइट हैंड साइड डेंसिटी का है भाई, लेंथ चेंज करेगी। राइट, तो तो नई लेंथ क्या बन जाएगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कौन जी। ठीक है जी, तो यहां से डिवाइड दीज टू, यू गेट टी डैश अपॉन टी। क्या बन गया देखो बच्चों, रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बस यही आएगा ना। अब बच्चों एक ना हम ये
मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन सीख लेते हैं, मेड नॉन मेड बोथ, आपके बहुत काम आने वाली है आगे। ये मैंने कल भी यूज की थी। इसको बच्चों नोट्स में बीच में मत लिखना, एक ना लास्ट पेज पे लिख लो। मतलब बेसिकली हम कुछ ऐसे कॉमन चीजें बनाएंगे जो कि आपको हर चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी, राइट? तो वो एक जगह होना चाहिए आपके पास सारा रेफरेंस। तो मतलब मैं ऐसे बीच बीच में आपको कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा, ठीक है? वो आपने एक जगह पे नोट करते जाने। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है जो कि आप मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम से सीखोगे कि 1 + x रेज टू पावर n, ठीक है, is approximately 1 + nx when condition है x is much smaller compared to 1, ठीक है? तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि ये क्या कर देती है, आप देख रहे हो पावर को खत्म ही कर देती है, उसको सीधा एक सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो हम ये देखें कल हमने इसको कैसे यूज किया था। कल हमने इसी चीज को यूज किया था इन अ डिफरेंट फॉर्म, जब मैंने ये बोल दिया था कि निगलेक्ट हायर पावर्स ऑफ एक्स, वो जो भी था डेल्टा टी। एक बार देखो कल जब हम वो कर रहे थे ना, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, हमारी टर्म बनी थी वहां पे 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है? नाउ दिस टर्म इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या बन गई? तो ये वही चीज हो गई जो मतलब हमने कल निकाला था। इनफैक्ट आज देखो ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, रो नॉट इंटू 1 + गामा डेल्टा टी -1। ये क्या बन गया? यही बन गया ना? तो बहुत जगह यूज होने वाला है। अब मुझे यहां यूज करके दिखाओ इसको, ये क्या बनेगा? गामा का है? तुम्हें पहले एल का रो दिख रहा था, क्या चक्कर है? देखो वही मेरे को ना डाउट हुआ, ऑडियो आ रही? अच्छा आ रहा है? हाँ सर। ऑडियो आ रही थी? ऑडियो आ रही है? तो यहाँ से तो ठीक है, आनी चाहिए ऑडियो। आप एक बार सुनना। हाँ जी, तो अब ये क्या बन गया? 1 + हाफ अल्फा डेल्टा टी। आप देखो हाउ यूजफुल, रूट खत्म कर दिया उसने। आप सोचो रूट लेना कितना मुश्किल होता है जनरली, ये जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इसको बच्चों हम एक और फॉर्म में लिख देंगे। ये क्या बन गया? टी डैश इज इक्वल टू, अब इसको साइड ले जाओ, टी प्लस t/2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? नाउ
I can write this as t dash minus t upon t is equal to half alpha delta t. What is t dash minus t? Delta t. अब देखो यहाँ चक्कर पड़ गया, क्या एक टेम्परेचर है एक टाइम है, इसको हमें स्मॉल टी लिखना चाहिए, जैसे मैं आपको कल कह रहा था, राइट? अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती। पीरियड
नहीं, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। करो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए आपकी क्लास मतलब जल्दी रख सकते हैं 2:45 या इशू को है इशू 3 बजे? किसी का तो क्या चक्कर है? कितने बजे तक होता है? तो फिर तो आ ही सकते हो। uh, 3 o'clock तो मतलब पता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि अगर आप ज्यादा दिन आओगे तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम होंगे, तो आपका वो टाइम बचेगा। तो ऐसे तो आपको प्रैक्टिकली रोज आना पड़ेगा, हो सकता है किसी दिन एक क्लास के लिए भी आना पड़े, तो दैट वे आई एम सेइंग। बताओ, अगर 3 बजे रख लें 3:30 तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अब शाम को 7:45 से लेट तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं, 3 से 7:45 भी हो जाएगा तो चल जाएगा काम। ठीक है, कौन से स्कूल से आना है? तो कितने बजे छुट्टी होती है? आप ऑनलाइन क्लास लगा सकते हो, ऑप्शन है। हाँ हाँ, तो फिर आप उनसे बात करो कि 1 बजे वाले में कर दें आपको। तो फिर आप बताओ पूरी बात। तो बस फिर ठीक है, नेक्स्ट वीक से 3 बजे कर रहे हैं आपकी क्लासेस, ठीक है? हाँ, फिर तो 2:45 भी कर सकते हैं। चलो 3 रख लेंगे। ऑप्शन है तो बता दो, बाद में अगर पता चला ना मुझे ऑप्शन है फिर देख लेना कि ऑनलाइन की ऑप्शन है अगर।
मतलब अगर अच्छा, मतलब कि लोग कितने दिन का देंगे? आजकल तो एक ही फेक मेडिकल चलता है, सबसे ज्यादा वो दे दो, वो खुद ही कह देंगे कि बताओ भाई बताओ। हमारे यहाँ दिया था एक स्टाफ मेंबर ने मई में ना, उसने फेक मैसेज भेज दिया मुझे कि सर कोरोना है, मैं तो आ नहीं सकता। अब वो फेक करने के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है ना, तो उसमें उसने डेट गलत डाल दी। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि सैंपल कलेक्टेड ऑन 5th अगस्त, रिजल्ट ऑन 5th जुलाई। ओके, अगला बच्चों लिखो buoyant फोर्स। क्या? अच्छा, हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था। सी क्या कुछ गिवन था आपको क्वेश्चन में? देखो टेम्परेचर दिया हुआ है 20, लूजेस 8.212 सेकंड्स पर डे व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू दिस मच। तो डेल्टा टी तो आपको दिख रहा है क्लियरली 10 डिग्री सेल्सियस है। ये 8.212 क्या है? देखो क्या बता रहे हैं आपको कि एक दिन में 8.212 टाइम का चेंज आया। तो आपका बेसिकली टी जो है दैट इज 1 डे, जिसको आप कन्वर्ट कर लो इन सेकंड्स। और डेल्टा टी जो है वो 8 वाला सेकंड्स वाला जो भी दिया हुआ है। अच्छा क्या ये यस बिल्कुल। क्या दिया हुआ है? एक मिनट दिखाना मुझे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा। उसका क्या रीजन है वो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। सी क्या होता है, पेंडुलम की वर्किंग क्या होती है। हम पेंडुलम के केस में, जैसे लेट्स से पेंडुलम पूरा एक चक्कर काटता है, ठीक है, हमने पेंडुलम की लेंथ इस फॉर्मूला के हिसाब से इस तरीके से फिक्स की होती है कि भाई जब वो पूरा एक चक्कर काट ले तब 2 सेकंड हुए होने चाहिए। ठीक है, ओनली फॉर नॉलेज, अभी इसको याद नहीं रखना। ठीक है, तब 2 सेकंड हुए होने चाहिए। तो हम इस तरीके से टाइम मेजर करते हैं, हमें पता है कि एक चक्कर का मतलब है 2 सेकंड। अब होता क्या है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब क्या हुआ, पेंडुलम को ये चक्कर काटने में टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, तो अब आप तो ये कहोगे कि भाई एक चक्कर हो गया मतलब 2 सेकंड, लेकिन असली में टाइम ज्यादा लग गया। क्या बात समझ आ रही है? तो मतलब क्या किया, पेंडुलम एक्चुअल टाइम से कम टाइम दिखा रहा है या ज्यादा टाइम दिखा रहा है? वो कम दिखा रहा है। जब आपने पेंडुलम को देख के कहा कि भाई 2 सेकंड हो गए, असली में तो 2 सेकंड से कम हुए है ना। तो तो क्या हुआ, बेसिकली दिस पेंडुलम इज लूजिंग टाइम, मतलब वो पीछे जा रहा है। मतलब जब वो 2 सेकंड कह रहा है तो असली में 2 से ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो मतलब तो जब पेंडुलम की हम लेंथ बढ़ाते हैं या मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वो टाइम लूज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमने जो पुट करना था, हमने तो उसको पॉजिटिव ही पुट करना था, हम नेगेटिव नहीं पुट करेंगे। हाँ, सेम इज द केस विद योर वॉच। लेट से आपकी वॉच की नीडल जो है वो स्लो चलना शुरू कर दे। ठीक है, मतलब मान लो वो 0 से 1 धीरे जाना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा, मतलब इट इज लूजिंग टाइम, क्योंकि उसने जितनी देर में दिखाया 5 मिनट हुए हैं, असली में तो 5 से ज्यादा हुए। लाइकवाइज पेंडुलम भी जब आपने लेंथ बढ़ाई तो क्या हुआ, वो स्लो हो गया या फास्ट हो गया? स्लो हो गया ना वो। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन?
ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों बॉइंट फोर्स। अगेन ये कंसेप्ट आगे आएगा, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कि अगर आपने एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी को इमर्स किया हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड हो गया आपका, अंदर सॉलिड है, ठीक है, तो लिक्विड उस सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो बॉइंट फोर्स होती है वो क्या होती है, वो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में, यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नई बॉइंट फोर्स क्या बन जाएगी बच्चों? डेंसिटी वाले रिजल्ट का क्या बन जाएगा? रो एल ओवर 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, है ना। वीएस का क्या बन जाएगा? वीएस इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, अच्छा ऊपर ऐसे, हाँ, गामा सॉलिड इंटू जी। तो ये क्या बन गया देखो आप, ये बन गया एफ बी इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ये हमने याद रखना है। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ मुझे, क्या हम ये बता सकते हैं कि बॉइंट फोर्स टेम्परेचर के साथ बढ़ गई या कम हो गई? वो डिपेंड करेगा, है ना। अगर तो गामा एस बड़ा होगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगी, अगर ये बड़ा होगा तो इसका मतलब बॉइंट फोर्स कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो आप कमेंट नहीं कर सकते सीधा सीधा। नया मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तब जो होगी, ये हम मतलब हम मान रहे हैं कि जब टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा टी से तो क्या बॉइंट फोर्स। समझ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लिक्विड इन अ वेसल, तो बच्चों इमेजिन करो कि ये एक सॉलिड वेसल है, ठीक है, और ये पूरा एक लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। हमें
सॉलिड का अल्फा पता है, लिक्विड का अल्फा पता है, ठीक है। प्रेजेंटली मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि वो पूरा फील्ड है, ठीक है। अब बच्चों मान लो हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा, सॉलिड भी एक्सपैंड करेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या लिक्विड बाहर गिर सकता है? डेफिनेटली गिर सकता है। कब? अगर लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपैंड कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड स्टिल टॉप तक ही फिल्ड रहे? वो कब होगा? जब दोनों सेम एक्सपैंड करें, है ना। अगर दोनों सेम एक्सपैंड करेंगे तो आपको क्या लगेगा? वही, अब भी फुल तक ही भरा हुआ, ठीक है। तीसरा केस, क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विड लेवल कम रह जाए? वो कब होगा? जब सॉलिड जो है वो ज्यादा एक्सपैंड कर जाए कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। हम तो मान रहे हैं कि हमने थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज किया, वेपर्स एक्सेट्रा का नहीं, हम सोच ले कुछ। क्या बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो हम यहाँ केसेस बनाते हैं। केस 1 बच्चों, ये जो सबसे कॉमन है, हम बात करना चाहते हैं कि लिक्विड बाहर गिर जाए। लिक्विड बाहर कब गिरेगा? जब वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, मतलब कि लिक्विड का अल्फा सॉलिड के अल्फा से ज्यादा। हमें बच्चों वॉल्यूम वी भी दिया हुआ है, तो चाहे कंटेनर का बोल दो चाहे लिक्विड का बोल दो, एक ही बात है। बच्चों कैसे निकाल सकते होंगे हम? हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट? आर्किमिडीज कहां से आ गया? करो, ट्राई करो, बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, मतलब हम मान रहे हैं कि हमने कोई डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ा दिया, तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर आएगा? हाँ, ओरिजिनली वी आर अज्यूमिंग की फुल है। इसको लिखो, गामा वगैरह की फॉर्म में लिखो। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई। ठीक है, 8 8 कहाँ से है? सर गामा और अल्फा का रिलेशनशिप क्या था? गामा इक्वल्स 8 अल्फा। गामा इक्वल्स 8 अल्फा, चेक करो। नो,
बच्चों प्लीज डेवलप दिस हैबिट, जो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स दिए हो आंसर इन दोस टर्म्स। क्वेश्चन में आपको गामा नहीं दिया, अल्फा दिया है ना, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा। नहीं ये तो इक्वली है ना दोनों, चलो ये टर्म तो कट ही जाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ है, दोबारा करो। ये कौन सा सिंबल है? ये सर, ये कौन सा सिंबल है? ये अल्फा। थोड़ा अच्छे से डालो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। वही गलती है अल्फा गामा वाली, चेक करो। नो, ये कुछ टर्म मिस कर गए। नो तो बच्चों यू शुड गेट हाँ बच्चों आ गया समझिए। मैंने मतलब मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सी हाउ कैन वी फाइंड आउट कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर गिर गया। भाई लिक्विड भी एक्सपैंड कर रहा है, सॉलिड भी एक्सपैंड कर रहा है, राइट। इमेजिन करो कि लिक्विड जो है वो 4 ml से एक्सपैंड कर गया और सॉलिड जो है वो 1 ml से एक्सपैंड किया, तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर गिर जाएगा? 3 ml है ना। 1 ml तो उसका सॉलिड के अंदर ही रह गया, 3 ml बाहर गिर जाएगा। ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर गिरेगा बच्चों? कैसे निकलेगा एक्सप्रेशन? जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा माइनस जितना सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। क्या ये बात सोच पा रहे हो बच्चों सारे? व्हाट इज डेल्टा वी ऑफ लिक्विड? V 3 अल्फा लिक्विड into delta T minus delta V solid, V 3 alpha solid delta T। इसमें कॉमन ले लो 3 तो बच्चों मैं इसका आंसर ऐसे भी दे सकता था एंड या मैं इसका आंसर ऐसे भी दे सकता था अगर ये दिया होता तो। राइट जितना वॉल्यूम वही क्लोज कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर हम वो लेते उससे तो ये निकल के आता कि मतलब कि ये सॉलिड अगर पहले ऐसे है तो वो एक्सपैंड होकर थोड़ा सा बड़ा बन गया, उससे तो हमें कोई काम नहीं है। हाँ जी हाँ ये उसी assumption के लिए है
हाँ यस, क्योंकि यहाँ इक्वल था तो मैं सीधा कर सकता था। अगर मान लो पहले भरा हुआ ना होता फिर मुझे क्या करना पड़ता, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना? समझ आ गया बच्चों? यहां फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम था। अगर वो पार्शियली फिल्ड होता फिर हम कैसे करते, जो भी फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वो बेटर हो गया रादर देन दिस। क्यों? वो तो दोनों जगह लग जाएगा, ये सिर्फ तभी लगेगा अगर पहले इक्वल थे। करेक्ट? ये मैंने गामा बना दिया ना। तो बच्चों देखो, हर केस का फॉर्मूला तो हम वैसे भी नहीं बना सकते, राइट? हमें तो कंसेप्ट समझना है, ठीक है? हमें आइडिया लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे होता है। केसेस तो बहुत सारे बन जाएंगे कि आधा फील्ड है या कुछ फील्ड है, तो हमें बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना है, राइट? हाँ बिल्कुल। एक बात बच्चों हमने याद रखनी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक टर्म बन रही है गामा एल माइनस गामा एस, इसको एक हमने नया नाम दिया हुआ है जस्ट फॉर कन्वीनियंस। इसको कहते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ apparent एक्सपेंशन। ठीक है, गामा apparent, this is gamma of liquid minus gamma of solid। नहीं, ये गामा के लिए ही है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये जो बच्चों कोफिशिएंट है ये दिस इज ओनली फॉर गामा। तो ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V इंटू गामा अपरेंट डेल्टा टी। एक बार बच्चों समझते हैं कि इसको हमने ये गामा अपरेंट नाम क्यों दिया। अपरेंट का क्या मतलब होता है? जो दिखता है, राइट? असली में क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, जो दिखता है, राइट? कि मतलब किसी के टेस्ट में मार्क्स आए हैं तो apparently he is a hard working student। अब हमें नहीं पता वो चीटिंग करके आए हैं या कैसे आए हैं, apparently he is a hard working student। समझ रहे हो कि जो दिख रहा है। तो अब यहां पर हमने apparent वर्ड क्यों यूज किया कि इमेजिन करो एक सिचुएशन जब दोनों इक्वल हैं, लेटर से अल्फा एल और अल्फा एस इक्वल है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आपने इसको ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। आप क्या बताओगे कि सर लिक्विड तो एक्सपैंड ही नहीं किया, है ना? आपको थोड़ी इतना पता चलेगा कि हाँ कंटेनर भी एक्सपैंड किया और लिक्विड भी एक्सपैंड किया और दोनों इक्वल एक्सपैंड कर गए। आप क्या दोगे फर्स्ट आंसर कि कंटेनर एक्सपैंड ही नहीं किया, राइट? तो इन अ वे आप क्या आंसर करते कि अगर मैं आपको कहता कि भाई बच्चों कंटेनर में लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड पहले भी भरा हुआ था बाद में भी भरा हुआ है, बताओ लिक्विड का गामा क्या है? आप क्या कहते हैं? सर जीरो है गामा, क्योंकि हमें तो ये दिख रहा है कि लिक्विड एक्सपैंड ही नहीं किया, राइट? अगर हमें थ्योरी कुछ ना पता होती तो आप क्या आंसर कहते कि सर गामा जीरो है। ठीक है, आप उसको और करेक्टली ऐसे कह देते कि सर हमें ऐसा दिख रहा है कि गामा जीरो है, असली नहीं पता बट हमें दिख रहा है कि गामा जीरो है। बात समझ आई, राइट? इसको अगर मैं एक और सेंस में बोलूं, apparently can I say apparently sun is moving around earth। अगर हमें ये पढ़ाया ना जाए कि भाई असली में उल्टा होता है, आपको क्या दिखेगा?
आपको तो ये दिखेगा ना कि सन मूव कर रहा है, तो हम अपरेंट वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम कहते हैं कि भाई हमें ऐसा दिख रहा है। समझ गए? असली नहीं पता, हमें वैसा दिख रहा है। तो यहां पे हमने अपरेंट क्यों यूज किया कि जो एक ऑब्जर्वर को दिखेगा, लिक्विड का वो गामा जो एक ऑब्जर्वर को नजर आएगा। क्या ये बात समझ आई? ये क्लियर हो गया बिल्कुल? हम्म जो गामा एपरेंट होगा वो मतलब एक्सप्रेशन में लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं, जो गामा एपरेंट है वो वॉल्यूम्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो हमेशा यही है। पर अगर जैसे हम चेंज इन वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो हमें गामा एपरेंट निकालना है। नहीं, गामा एपरेंट निकालने के लिए तो आप क्या करोगे कि आपको कितना चेंज इन वॉल्यूम दिखाई दिया, वहां तो लिक्विड का ही वॉल्यूम आएगा ना, तो वो तो कट ही जाएगा, तो मतलब उधर वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आएगी। गामा एपरेंट बच्चों हमेशा ये है, चाहे पूरा फील्ड है चाहे पार्शियली फील्ड है, कुछ भी हो। क्या बात समझ आती है बच्चों? एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन हम पार्शियली फील्ड वाला भी कर लेते हैं ताकि वी आर 100% क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम है VL, कंटेनर पूरे का वॉल्यूम है VS, लिक्विड का आपको अल्फा एल दिया हुआ है, कंटेनर का अल्फा एस दिया हुआ है। फाइंड apparent change in volume of liquid. नहीं, बस आपको वॉल्यूम बता दिया VL, पार्शियली फील्ड है बस, मतलब टेम्परेचर चेंजेस डेल्टा टी, है ना? No. No. सर लिक्विड का अल्फा ज्यादा है या पता नहीं। ठीक है, X इसको फर्स्ट टर्म क्या लिखिए, 6 No. गामा के टर्म में No. ठीक है, No. बच्चों आपने क्वेश्चन को शायद ढंग से समझा नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, आप सब मुझे वो आंसर दे रहे हो। माय क्वेश्चन इज सिंपली अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
मैंने तो कहा ही नहीं आके लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है। ना सर ना ये क्या वीएल डैश क्या है? एक्सपैंड करके लिक्विड की वॉल्यूम जो गिवन है उसकी टर्म्स में निकालो। बच्चों फिर सोचो, है ना, आप जो आंसर कर रहे हो वो क्या है कि लिक्विड कितना ओवरफ्लो कर गया। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन वो है कि आपको लिक्विड ओवरफ्लो की तो बात ही नहीं हो रही इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ये है कि बस आपको लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज लगेगा। लिक्विड में तो चेंज आएगा ही वॉल्यूम में, तो हमें क्या लगेगा उससे विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। मतलब जो लगेगा आपको ये बताना है। देखो अगर मान लो लिक्विड और कंटेनर सेम अमाउंट से एक्सपैंड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि लिक्विड एक्सपैंड ही नहीं किया। करो ट्राई करो, अभी मैं देख नहीं रहा। वैल्यूज गिवन है, मतलब जो यहाँ लिखा है सब गिवन है आपको। इसमें एक्सपेंस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का तो कोई रोल नहीं है। है क्यों नहीं है, मतलब एक्सपेंशन हो रही है तभी कुछ होगा, अदरवाइज क्या होगा। इसी से आएगा कि ये ठीक है। हाथ मत दुखाओ, अभी बता रहा हूँ, चेक कर लेना। कोई नहीं, अभी मैं लिखूँ, चेक कर। देखो बच्चों,
प्रेजेंटली लिक्विड का वॉल्यूम है VL, उसने सॉलिड का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है? VS क्या होगा? VL ही क्या होगा, है ना? ये आपका लिक्विड है, जो कि इतने ब्लू वॉल्यूम में, है ना? अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो इतने पोर्शन में लिक्विड है वो भी एक्सपैंड करेगा, जो इतने पोर्शन का सॉलिड है वो भी एक्सपैंड करेगा। क्या इसके बाहर वाला पोर्शन ऑफ सॉलिड भी एक्सपैंड करेगा? करेगा, बिल्कुल। क्या उससे आपको मतलब है? नहीं। उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको तो इससे फर्क पड़ रहा है ना। इमेजिन कि ये जो लिक्विड है वो इस ब्लू बॉक्स के अंदर है, तो फिर से अगर तो ब्लू बॉक्स उतना ही एक्सपैंड करे जितना लिक्विड करेगा तो क्या होगा? तो आपको लगेगा कि कोई चेंज ही नहीं आया, है ना? अगर लिक्विड इस ब्लू बॉक्स से बाहर निकल रहा होगा फिर तो आपको लगेगा कि हाँ भाई लिक्विड का कुछ लेवल इंक्रीज किया। और अगर लिक्विड नीचे गिर गया फिर तो आपको ऐसा गया कि लिक्विड लेवल फॉल कर गया, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि भाई लिक्विड तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया टेम्परेचर बढ़ाने से, राइट? तो मतलब हमारे काम का वॉल्यूम कौन सा है बच्चों? VL ही है, VS से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो हमारा आंसर क्या आएगा? मतलब आप अगर ध्यान से सोचो तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, प्रोवाइडेड आप कंटेनर का वॉल्यूम क्या मान लो? VL ही मान लो, है ना? ऊपर वाले से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एनीवेज। तो आपका आंसर क्या आएगा? VL गामा एपरेंट डेल्टा। स्टार्टिंग में जो डिफरेंस था, मतलब जो VS माइनस VL वाला एरिया था, तो वो हीट करने के बाद लाइक अगर वो कम हो गया तो क्या कम हो गया? जो ये डिफरेंस है, मतलब जो ऊपर वाला वॉल्यूम रह गया खाली कंटेनर, वो तो एक ही बात है। आप उस डिफरेंस को देखो या आप ये कहो कि ये VL यहाँ पे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसमें क्या फर्क है? तो ऐसे देखते हैं ना कि पहले वो ऊपर वाला जो खाली वॉल्यूम था वो पहले कुछ था और हीट करने के बाद नेट से वो बढ़ गया, तो मतलब वो लाइक सॉरी घट गया, तो उससे हमको एपरेंट का पता लगेगा ना हमें तो कितना एक्सपेंड किया। क्यों? इससे क्यों नहीं पता चलेगा नीचे वाले से? वो तो एक ही बात ही हो गई, इस पे क्या फर्क हुआ? मैंने क्या किया, पहले जो स्टार्टिंग में डिफरेंस था नहीं, वो तो आपने ये निकाल दिया कि जो ऊपर वाली एयर है उसके अंदर कितना चेंज आ गया। क्यों नहीं? आप मतलब लिक्विड को सीधा देख के भी तो बता ही सकते हैं, वो क्यों नहीं बताएंगे हम? बिल्कुल। नहीं मतलब यहाँ आपको दिख ही रहा होगा ना कि लिक्विड कहाँ तक भरा हुआ है, वो तो पता चल ही रहा है हमें। नहीं, वो तो आप ये निकाल रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ एयर पे चेंज निकाल रहे हो आपके कितना है। दैट इज नॉट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हाँ, उसमें फर्क है ना, एयर के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, एयर तो कंटेनर से बाहर निकल जाएगी, वो आप कैसे मेजर करोगे कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर के बाहर निकल गई? हाँ, तो फिर आप ये कैसे निकालोगे कि एयर का फिर आप या तो ये भी लिखो कि एयर का क्या वॉल्यूम बाहर गया,
एयर का वॉल्यूम नहीं देख रहे ना कि कितनी कैपेसिटी पहले लेफ्ट थी और कितनी अब है उसमें चेंज, तो उतना ही उसकी लिक्विड की वॉल्यूम में चेंज होता है। नहीं, बट आप ये कैपेसिटी निकालोगे कैसे? फिर बोलो VS माइनस VL, वो तो है इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है। बाद में आप कह रहे हो कि पहले आपने निकाला VS माइनस VL, उसके बाद क्या निकाला? VS डैश, इन दोनों को हाँ आएगा, सेम आएगा बिल्कुल, इससे तो आएगा सेम। नहीं, आप बेसिकली क्या होगा ना, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो VS वाली टर्म आपकी कट जाएगी। ये क्या बन गया? VS, एक मिनट देखो, VS इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी माइनस VL इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, दिस माइनस नहीं, इससे सेम तो नहीं बन रहा, ये अटकेगा ना इसके साथ। एक बार सोचो बच्चों, ये टर्म क्या डिनोट करेगी? अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या बता रही है? क्या ये वही बता रही है कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम? नहीं, वो तो जैसे मर्जी कर लो, मतलब वो तो कितनी बड़ी बात है। VS तो कट गया, बट ये जो VS गामा एस डेल्टा टी है वो तो रहेगा, उसको तो आप किसी तरह नहीं उड़ा सकते। हाँ, इसमें तो VS फंस जाएगा। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो यूनिट्स ही गलत हो गए। तो चलो बच्चों, थिंक ओवर इट, है ना? मतलब ये क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है वर्सेस ये क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है। थिंक ओवर इट, लेट्स सी क्या बनता है। हाँ, गामा पेरेंट तो वही है, ठीक है। जस्ट थिंक ओवर इट। एक और क्वेश्चन जो आपने करना है, हाँ जी, एक और क्वेश्चन जो आपने करना है विच माइट हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, जो इसी का अगला पार्ट है। आपको क्या निकालना है कि यही लग देता हूं मैं, जैसे मान लो कंटेनर पे कुछ मार्किंग्स हुई होंगी, मान लो पहले जो लिक्विड है वो h हाइट तक है कंटेनर में, ठीक है। आपको निकालना है कि ये लिक्विड लेवल में क्या चेंज आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सेकंड क्वेश्चन इज अपरेंट चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है। लेवल का क्या मतलब है? हाइट। क्या? नहीं, वो आप में से किसी ने भी जो आंसर दिखाए हैं वो कोई ये भी नहीं है वो। तो थिंक ओवर इट अगेन, आराम से करना। हाँ, क्या चीज? हाँ, सोचना है ना, ये यू हैव टू थिंक ओवर दिस। ये काम दिया है मैंने कि ये क्या चीज है ना, और कुछ नहीं गिवन।
क्या मैंने क्या बोला था अभी कि सोचना है? आपको प्रॉब्लम है सोचने में? नहीं है ना, तो सोचो, जल्दबाजी मत करो। गामा एपरेंट हमेशा यही होता है, ठीक है? क्या फिर बोलो? नहीं नहीं, गामा एपरेंट लिक्विड के लिए ही होता है, वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या करना है बताओ आज? एक तो ये सोचना है ये क्या है, एक इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, और एक्सरसाइज 01 के बी पार्ट्स, ठीक है? जो क्वेश्चंस बचे हुए थे या जो क्वेश्चंस जो भी नए आ गए वो सब आपने करने हैं, ठीक है जी? अगली क्लास तक। ऑलराइट, चलो, ओके बच्चों।